नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम एमसीक्यू सीरीज का अगला लेक्चर लेकर आपके बीच में आए हैं और इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चंस रहेगा। अनइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला चैप्टर से रहेगा, जो चैप्टर नंबर 2 आपका है। हम आपको 10 नंबर तक करवा चुके थे, आज 11 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, सीधे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट से उसको रिलीज कर दिया गया है इन एंड यूनिफॉर्म। सबसे बड़ा बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए यहां पर ऐसा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस समय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया। मान लो प्रोटॉन को रिलीज कर दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोला गया, प्रोटॉन ले लो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये टर्म समझिए, ऑफ द चार्ज, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ऑप्शन ढूंढिए। पहला कहता है रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये वाला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सही बात है, अगर प्लस चार्ज इस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बात श्योर है 100%। अभी आंसर पर आपको पहुंचना नहीं है। फिर कहता है डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा। वो कहना सही है, आंसर सही है गलत है बाद में चेक करेंगे। डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप समझिए, एक बहुत बड़ा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में। कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पर पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट सी, यहां पर पॉइंट डी। मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, सबसे पहला पॉइंट अगर पूछूं कहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये बात हमेशा क्लास में बताया जाता है, इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर ए पॉइंट में पोटेंशियल बोलेंगे, मान लेते हैं V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, यहाँ V3 है, तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल आपका डिक्रीज होता है। मतलब ए पर ज्यादा है, बी पर कम है, सी पर कम है, इस तरह से है। लेकिन मुद्दा वहां से क्लियर नहीं होगा, क्लियर अब यहां से होगा। जैसे मान लेते हैं आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं, K Q1 बाई क्या R। अब जरा सोचिएगा, चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिए, मान लो ए पॉइंट पर आप छोड़ा, यहां पर छोड़ा और ये पहले मूव करके यहां पर गया, बी पॉइंट पर गया, तो ये सेपरेशन मान लो R है, तब एनर्जी आपको इतना है। जब ये मूव करके यहां पर आएगा, सी पर आएगा, और सपोज करो सेपरेशन हो गया 2R, समझने के लिए, तो जब वहां चला जाएगा तो अब एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, K बाई क्या 2R। क्या देख पा रहे हैं, नीचे वाला टर्म बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, पार्टिकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और उसकी एनर्जी डिक्रीज होगा। तो आप ढूंढिए ऑप्शन कौन सही चलेगा। रिमेन्स कांस्टेंट वाला तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। दूसरा क्या, इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं चलेगा। अब सी में क्या बोल रहा है, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए एनर्जी डिक्रीज होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन नीट के लिए भी चलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए अगला, बहुत ही सुंदर है। कहता है इक्विपोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is the not zero or approximately। बच्चों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्या कहता है, इक्विपोटेंशियल कैसा होगा बहुत ही अच्छा खासा डिस्टेंस पर जहां कलेक्शन ऑफ चार्ज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं छोटा सा बात, सपोज करो यहां पे चार्ज है प्लस 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 चार्ज है और तुम बहुत दूर से उस चार्ज को देख रहे हो, जरा बात फील करो। कहता है एट ए ग्रेट डिस्टेंस, अच्छा खासा डिस्टेंस है, कलेक्शन ऑफ चार्ज कहीं पर है और आप अच्छा खासा डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। तो आप ही बताओ, जो दूर से देखेंगे तो वो चार्ज आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा कि पॉइंट दिखाई देगा। तो आप कहेंगे सर पॉइंट, तो उसको समझ लीजिए पॉइंट चार्ज। और जब पॉइंट चार्ज होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज का कलेक्शन बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर है और ऑब्जर्वर अच्छा खासा दूरी पर है, तो जो ऑब्जर्वर उसको देखता है तो वो चार्ज कैसा दिखाई पड़ेगा, उसको पॉइंट दिखाई पड़ेगा। और जैसे पॉइंट दिखाई पड़ेगा तब इक्विपोटेंशियल कैसा होगा भाई,
होगा स्फेरिकल। इसलिए प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन कौन चलेगा? ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, देखिए पोटेंशियल का ये दोनों क्वेश्चन बहुत लवली है। कहता है ये कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, एक कंडक्टर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी शेप का कंडक्टर ले लो, चलो स्फेरिकल ले लेता हूं, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो आपसे कहता है इज ऑलवेज पॉजिटिव पोटेंशियल। मैक्सिमम बच्चा ये वाला टिक कर देगा कि हाँ भाई चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसके पास एक फॉर्मूला चलता है V = KQ/R। लेकिन अभी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज ऑलवेज जीरो एट, कहता है इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल, हमेशा जीरो होगा। इसको खैर आप लोग नहीं मारिएगा। इज ऑलवेज एट नेगेटिव पोटेंशियल, इसको भी नहीं मारिएगा आप, इसलिए नहीं मारिएगा क्योंकि +4 डाला गया है। लेकिन यहां क्या बोलता है, मे बी एट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव पोटेंशियल। कहानी समझिए, पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है रेफरेंस पॉइंट पर। आप पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर A डॉट वेक्टर dr। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कहें, चलो इस चार्ज पर जहां चार्ज दिया गया है, मान लेते हैं Q चार्ज दिया गया कंडक्टर पर, वहां की पोटेंशियल को 1 मिनट के लिए हम V2 बोल दें, और जो रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं, कहीं हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वहां के पोटेंशियल को हम V1 ले लें, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम ऐसे बोलेंगे V2 - V1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर A डॉट वेक्टर dr। तो अब इसकी पोटेंशियल इसके रेफरेंस की पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल इससे ज्यादा हो सकता है रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल इससे कम हो। तो प्यारे बच्चों, तो वैसे हालात में पोटेंशियल आपका पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, जीरो भी बन सकता है। हो सकता है रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल और इस दिया गया चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, तो डिफरेंस आपका जीरो आ जाएगा। इसलिए ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, ये वाला ऑप्शन होगा, मे बी एट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसको हिट नहीं करना। मैक्सिमम बच्चा इसको हिट कर देता है और गलत ऑप्शन हो जाता है। तीनों तरह का संभव है, क्योंकि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है भाई, एमसीक्यू है, आगे बढ़ रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन ऑप्शन सही है? इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, जहां कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, वो रीजन के बारे में क्या सोच सकते हो? आप जानते हो फॉर्मूला E = -dV/dr। इसको मैथ की भाषा में समझिए। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? जीरो। तो जी हाँ, जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। यानी आप एक पॉइंट तो दावे के साथ बोल सकते हैं कि जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो पहला बात कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, गलत बात। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ये सही है। देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, बिल्कुल नहीं। अगर मान लेते हैं आप कंडक्टर की बात करते हो और कंडक्टर पे ऊपर में चार्ज है, सपोज करो प्लस 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 प्लस, अंदर में इंटेंसिटी जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो जहां इंटेंसिटी जीरो है उसके अंदर में चार्ज तो हो ही नहीं सकता है, मतलब देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, गलत बात है। ये क्या बोल रहा है भाई? द इलेक्ट्रिक फील्ड शैल नेसेसरली चेंज इफ चार्ज प्लेस आउटसाइड, यहां पर गलत लिखा हुआ है आउटसाइड। तो आप जरा देखिए, मिला जुला आपको क्या आंसर बोलना है। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ये जवाब गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये बिल्कुल सही है। देयर कैन बी चार्ज इनसाइड द रीजन, उस रीजन के अंदर में चार्ज नहीं होगा। यहां पर भी थोड़ा सा कंप्यूटर वाला मिस्टेक किया है, यहां लिखना देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। तो ठीक है बच्चों, यहां पर नो लगा देता हूं, नो चार्ज इनसाइड द रीजन। और उसके बाद जो आंसर यहां सेटअप किया गया है बी वाला में जो सेटअप किया गया, नहीं ठीक है, ये तो आंसर सही लिख ही रहा है। तो यहाँ पर आपका ये बात को जरा समझ लीजिए फिर से एक बार, मैं क्या कह रहा हूँ। ये दावे के साथ आप कह सकते हैं जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है वहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होगा, इसलिए आपका सही ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी है। आप लगभग बात समझ ही गए, फिर से एक बार बताता हूँ चूंकि इसमें आगे पीछे हो गया बात। E = -dV/dr है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इंटेंसिटी जीरो होगा, काम खत्म, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। अब आइए अगला क्वेश्चन कहता है 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग कैपेसिटी C। 64 ड्रॉप्स है जिसका प्रत्येक का कैपेसिटी C है एंड पोटेंशियल V। कैपेसिटी C, पोटेंशियल V,
आर कंबाइंड, वो सारा ड्रॉप्स कंबाइंड हो गया, तो कहता है बिग ड्रॉप इज फॉर्म, एक बड़ा ड्रॉप बन गया। तो कहता है इफ द चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज क्यू, प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज क्यू है, देन द चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप विल बी क्या होगा, छोटा 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 64 ड्रॉप्स है और प्रत्येक पर चार्ज क्यू है, सब मिलके बड़ा ड्रॉप बन गया, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका अलजेब्रिक सम होता है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा 64 क्यू, और सीधा सीधी आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं। फिर आइए बच्चों, कहता है इन रीजियन ऑफ ए कांस्टेंट पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, फिर वही बात, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नहीं हो सकता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, आप जानते हैं E = -dV/dr, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी जीरो होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। फिर क्या बोलता है, हाँ देखिए उस क्वेश्चन में जो बात बोल रहे थे यहां पर सामने आया है, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, ये दोनों बात सही है, मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और उस रीजन के अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो जो पिछला क्वेश्चन में डिस्कशन चल रहा था यहां पर आ गया, ये कंडक्टर है बच्चों, ये कंडक्टर है और इसके अंदर में इंटेंसिटी जीरो है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसके अंदर में चार्ज नहीं हो सकता है, चार्ज का वैल्यू जीरो होगा। ये तो बेसिक कैरेक्टर भी आपको बताया गया था, किसी कंडक्टर का जो बिहेवियर होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, वो बताया गया था, इंटेंसिटी जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसके अंदर चार्ज जीरो होता है, चार्ज बाहरी परत पे चला जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी चलेगा, बी चलेगा और सी चलेगा। और तो अब आपको कह रहा भाई बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो जी हाँ इस बार आपको डी मारना है, बी और सी नहीं लिखना है, डी मारना है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो है और उसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा स्पीड में काम कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, लिखाया जाता है बार बार, हर मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफिनाइट होता है, लेकिन बच्चों कैसे, जरा हल्का डील कर देता हूं। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है अप्लाइड इंटेंसिटी बाय नेट इंटेंसिटी। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक सिंपल सा बात, ये प्लेट के अंदर में कोई कंडक्टर डाल दिया, अप्लाइड इंटेंसिटी आपका E0 है, तो कंडक्टर में क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है, इधर माइनस आ जाता है और यहां पर हो जाता है प्लस, और इसके अंदर में नेट इंटेंसिटी बन जाता है जीरो। तो अब अगर आप के निकालने जाइएगा तो यहाँ E0 है और कंडक्टर के अंदर में नेट इंटेंसिटी जीरो है, तो जीरो से डिवाइड कीजिएगा, तो आप बताइए E0 में जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। इसलिए ध्यान रखना, ये आपको डील भी कर दिया कैसे आता है, और हर कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आइए, कहता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट के पास, पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जा रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी नॉट चेंज, कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलेगा। पहला बोलता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, दूसरा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों सुन लो, अगर कोई कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है, कैपेसिटेंस चेंज होता है। यही तीनों को चेंज करने के लिए तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग स्लैब डालते हैं। तो जैसे स्लैब डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा। लेकिन चार्ज कब चेंज होता है, चार्ज का सप्लायर रहेगा तब ना चार्ज यहां पर आएगा। आप कटोरा बड़ा कर दिए, देने वाला कोई है ही नहीं, तो आएगा कहां से भाई। तो आप स्लैब डाले हैं, कैपेसिटी बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, लेकिन चार्ज वहां पर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि चार्ज सप्लायर नहीं है, बैटरी जोड़ा हुआ नहीं है, तो चार्ज रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी फार्मूला आप जानते हैं, E∝0/d, किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर, सेपरेशन पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। अगर मान लो जनरल मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ E∝d होता है, और अगर उसके अंदर एयर की बात करते हैं तो E∝0 होता है। तो एरिया पर डिपेंड करता है, क्या प्लेट का थिकनेस पर डिपेंड करता है, नहीं। क्या मास पर डिपेंड करता है, नहीं। कितना मास वाला प्लेट ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, उसकी मोटाई क्या उससे मतलब नहीं है। डेंसिटी नहीं, डिपेंड करता किस पर, एरिया पर। ये फॉर्मूलास आपको सोचना है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, सेपरेशन को डबल कर दे रहा है, कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट।
चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए सेपरेशन को डबल कर रहा है। देखो भाई यहाँ पर एक कैपेसिटर है और इस पर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है, सेपरेशन मान लो डी है, तो कैपेसिटी निकालने क्या फॉर्मूला होता है, E∝0/d। अब क्वेश्चन में कह रहा है सेपरेशन को डबल कर रहा है। अरे भाई सेपरेशन को डबल करेंगे तो ऑटोमेटिक कैपेसिटी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले से c था तब हो गया क्या, बोलो c/2, मतलब कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हाफ। ढूंढिए कहाँ पर है, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ, कैपेसिटेंस डबल, कैपेसिटेंस डबल कहाँ से होगा भाई, वो तो हाफ होगा। द PD बिटवीन द प्लेट्स डबल, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा सिर्फ सेपरेशन को चेंज करने से, इसमें बैटरी का भी रोल आ जाता है। तो यहाँ पर आपको द कैपेसिटेंस हाफ बट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर नॉट चेंज, एनर्जी तो चेंज हो गई, कैपेसिटी चेंज और एनर्जी चेंज होगा, मतलब इसका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो द कैपेसिटेंस इज डबल नहीं, यहाँ पर हाफ रहेगा, ये ध्यान लगाइए, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हाफ। इस पॉइंट को अच्छा समझ लेना बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर मैन गलती किया है, उनसे शिकायत करेंगे। द कैपेसिटेंस इज हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम। अच्छा क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कौन सी डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर सकता है, उसे वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी सेट अप अक्रॉस 50 माइक्रोमीटर स्पेसिमेन विदाउट पंचरिंग, मतलब बिना उसमें पंचर किए हुए, बिना उसको तोड़े हुए कितना ज्यादा मैक्सिमम ये पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त कर सकता है। जस्ट न्यूमेरिकल तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो गया, 20 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इसको फ्रेज करो भाई, पहले 20 किलो वोल्ट है, 10⁻³ वोल्ट होगा, लेकिन मिलीमीटर है, नीचे लाओ, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ और मिलीमीटर में 10⁻³ अभी हो गया वोल्ट पर मीटर। इसको अच्छा से तनी सजा लो बाबू, ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। और अब क्या कह रहा है, जो थिकनेस है, चलो उसको d बोल देता हूं, थिकनेस है वो 50 माइक्रोमीटर है, तो 50 × 10⁻6 मीटर हो गया। हमसे पूछ रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त करेगा, यानी v। आप जानते हो बच्चों फॉर्मूला एक E बराबर होता है V/R यानी d, तो V = क्या हो जाएगा, A × d। तो अब लीजिए E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है हमारे पास 2 × 10⁻6 और d का वैल्यू कितना है भाई, d का वैल्यू है 50 × 10⁻6। ये वाला कट गया, 50 × 2 कितना हुआ, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट वाला ऑप्शन ढूंढिए। जी हाँ, बी सही होगा। तो इस प्रकार का MCQ था आज के लेक्चर में, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। और अगर कोई मान लो चैनल को नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कंटिन्यू होने वाला बात है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्त कि आप अच्छा से तैयारी करें, क्योंकि MCQ क्वेश्चन अगर आपका अच्छा चला गया तो एग्जाम आपका सबसे टॉप क्लास में जाएगा, और हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगा। बस आप 100% फॉलो करें। थैंक यू सो मच।